स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। ज्योग्राफी सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं छोटे छोटे, हम जिन्हें समेकन करके बना रहे हैं, ये न केवल प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आंसर राइटिंग हेतु महत्वपूर्ण है और इसमें तथ्यों का समाकलन किया गया है जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वो जो लेटेस्ट अपडेट है, जो भी वीडियो आप तक पहुंच रही है, वो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो भूगोल का टॉपिक है वो है भूकंप। काफी महत्वपूर्ण है आपदा के दृष्टिकोण से और जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस पर बात करते हैं। दरअसल भूकंप होता क्या है, अर्थक्वेक क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बल होते हैं उनके कारण क्या होता है कि ऊर्जा का निष्कासन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ये ऊर्जा क्या होती है कि तरंगों के रूप में फैलती रहती है या बाहर निकलती रहती है और इसी को हम भूकंप कहते हैं। ध्यान रखें। तो पृथ्वी के जो अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं उनके कारण ऊर्जा का जो निष्कासन होता है, ऊर्जा से उत्पन्न तरंगों के कारण जो कंपन होती है धरती पर, उसे भूकंप कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर यूं कहें, ठीक है ना, धरती का हिलना भूकंप कहलाता है। अब ध्यान रखें, इसके क्या वजह होते हैं? इसके दो वजह होते हैं। एक तो प्राकृतिक वजह होती है, एक मानव जनित वजह होती है। प्राकृतिक वजह में क्या है? जैसे विवर्तनिक कारण हो गए, ठीक है ना, विवर्तनिक कारण हो गए। और जो मानव जनित कारण हो गए, मानव जनित कारणों में नाभिकीय विस्फोट करना हो गया, सड़कों का निर्माण जो अवैज्ञानिकता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर भ्रंश घाटियां हैं, जहाँ पे स्पॉट है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, क्योंकि बांधों के नीचे से भ्रंश रेखा होकर गुजरती है। तो इत्यादि प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो मानव जनित क्रियाएं हैं। रीड एक भूगोलवेत्ता, उन्होंने कहा, उनका एक सिद्धांत है, ध्यान रखें इसे, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। उन्होंने क्या है कहा कि जो तनाव होता है, जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, प्लेटों में क्या होता है, एक तनाव होता है। ठीक है। जब वो तनाव एक अधिक लगने लगता है तो उसके बाद क्या होती है, वो प्लेटें टूटने लगती हैं और टूटने के बाद क्या होती है, वो दूर चली जाती है, लेकिन फिर वह अपने स्थान पर आ जाती हैं और आने लगती हैं। इसी को रीड का जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत कहा जाता है। एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि जब भूकंप पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर भूकंप आने वाला होता है, तो उसके जो वायुमंडल है, जिस क्षेत्र में भूकंप आना है, जिस प्रदेश में भूकंप आने वाला है, वहां पर रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। वह यह इंडिकेट करता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आने वाला हो। तो रेडान गैस की अधिकता का इंडिकेशन यह है कि उस क्षेत्र में यदि वायुमंडल में रेडान गैस अधिक हो जाती है तो उस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। ठीक है ना, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब बात करते हैं कि भूकंप का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो ध्यान रखें, जो भूकंप का उत्पत्ति स्थल है, जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, इसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, या भूकंप मूल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। ध्यान रखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब जिस स्थान पे, ये तो फोकस से भूकंप का मूल केंद्र हो गया, जहां से भूकंप आता है, उत्पत्ति स्थल है, जहां पर सबसे पहले भूकंप का महसूस होता है, और वो कहलाता है एपी सेंटर। क्या कहलाता है? एपी सेंटर, यानी भूकंप का अधिक केंद्र। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कहां पर भूकंप का महसूस होता है। भूकंप या तरंगे सर्वप्रथम कहां पर पहुंचती है? तो अधिकेंद्र पर पहुंचती है और इस प्रकार से ये तरंगे चलती रहती हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अधिकेंद्र पे और फिर इनका फैलाव जिस तरीके से होगा उस प्रकार से इनकी दूरी कम होगी और कंपन कम होगा। लेकिन जो सर्वाधिक महसूस होता है वो अधिक केंद्र होता है, ईपी सेंटर। इसीलिए बार बार समाचार में भी आप सुनते हैं कि ईपी सेंटर यहाँ पे था, फलां जगह पे था। उसका वजह ही वही है कि उस क्षेत्र में क्या होगा, कंपन ज्यादा महसूस होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखें। उसके साथ साथ अब ये देखना जरूरी है कि चूंकि भूकंप क्या हो रहा है, देखिए उत्पत्ति स्थल तो जो भी हो, भूकंप तरंगों में चलता है। हमने कहा ना, तरंगें चलती है। तो भूकंप की मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार की तरंगें, जिन्हें पी तरंगे कहा जाता है। एक पहली जो तरंग है प्राथमिक तरंग या पी तरंग जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य तरंग जिन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखें, पी वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग, प्राथमिक तरंगे। ये जो तरंगे होती हैं, पी तरंगों की गति क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से ये, क्योंकि जो पी तरंगे होती हैं हमारे पास, वो प्राथमिक तरंगे
अनुदैर्ध्य हैं, ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं, भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है, ठीक है ना। ठोस के साथ साथ ये तरल माध्यम से भी होके गुजर सकती हैं, ठीक है ना। तरल माध्यम में ध्यान रखें, तरल माध्यम में इनकी जो थोड़ा सा गति कम हो जाती है, तो ठोसों में चलती है, ध्वनि तरंगों की भांति चलती है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो पी तरंगे हैं वो एस तरंगों की जो गति होती है उसकी तुलना में 60% अधिक तीव्र होती है पी तरंगें, ध्यान रखें। इसके बाद जो आ रहा है अनुप्रस्थ तरंग जिसे कहा जाता है, और जिसे हम द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे भी जिन्हें कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है, एस तरंगों के भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखें कि ये सिर्फ ठोस में ही चलती है, बिल्कुल लिक्विड में जैसे ये पहुंच जाएंगे तो वहां पर इनका क्या हो जाएगा, एक तरीके से समाप्ति हो जाती है, लिक्विड में समाप्त हो जाती है। पी तरंगें लिक्विड में भी चलती हैं लेकिन गति मंद हो जाती है। साथ ही साथ जो अनुप्रस्थ तरंग है ये प्रकाश की तरंगों की भांति होती है, किसकी तरह, प्रकाश की तरंगों की भांति चलती है। अब बात करते हैं एल तरंगों की। तो ध्यान रखें जो एल या जो धरातलीय सरफेस वेव्स जिन्हें कहा जाता है ये काफी विनाशकारी होती हैं। ध्यान रखें, अगर विनाश की दृष्टि से हम लिखें तो एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ध्यान रखें एल तरंगों का क्या है कि ये सबसे ज्यादा विनाश करती हैं धरती पे, ठीक है ना, प्रभावशाली हैं, सबसे ज्यादा लंबा मार्ग तय करती है, सर्वाधिक लंबा मार्ग तय करेगी और धीरे धीरे चलती हैं, इसलिए विनाशकारी होती हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि एल तरंगे क्या होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, पी तरंगों की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। ध्यान रखें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हमारे पास है भूकंप लेख, जिसे हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं इसे, सिस्मोग्राफ, जो इंग्लिश में कहा जाता है सिस्मोग्राफ। तो उसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अमूमन ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। साथ ही साथ इस तीव्रता को मापने के लिए हमारे पास 3 स्केल हैं मुख्य रूप से। जो 3 स्केल हैं, पहला है राशि फेरल स्केल, ठीक है ना। पैमाने जो है 3 पैमाने हैं, इसमें 1 से 11 तक के मापांक हैं। मर्केली स्केल है हमारे पास जिसमें 12 मापांक है कुल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है रिक्टर स्केल, जिसका अमूमन एग्जाम में भी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें आप समाचार में भी सुनते हैं कि रिक्टर स्केल पे इतना भूकंप आया है। तो ध्यान रखें इसमें 0 से 10 तक मापांक होते हैं। रिक्टर स्केल की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें 0 से 1, 1 से 2, प्रत्येक में 10 गुना की वृद्धि होती है भूकंप के झटकों की। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर कुछ हरकत नहीं है तो यहाँ पर उसका 10 गुना इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर 10 गुना इम्पैक्ट होगा, और जितना ज्यादा आगे चलता जाएगा वहां पर उतना ज्यादा विनाश होता है। मुख्य रूप से 7 के बाद या 7 के बाद, लगभग 7.5 के बाद ये विनाश की भूमिका ले लेता है, ठीक है ना। अमूमन ध्यान रखें, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। रिक्टर स्केल 0 से 10 तक होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले इलाकों को, समान भूकंप तीव्रता, जहां पर तीव्रता समान है, उनको मिलाने वाले एरिया, जो लाइन है, जो रेखा है समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, उसको हम कहते हैं आइसोसिस्मल। क्या कहते हैं? सिस्मल रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और जो समान तीव्रता वाले, समान ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पर भूकंप आ रहा है और एक समान ऊंचाई जिनकी है, उनको होमोसिस्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल रेखा। तो आइसोसिस्मल रेखा अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर भूकंप की तीव्रता एक समान होती है, वो जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं आइसोसिस्मल, ठीक है। अगर हम भूकंप के वैश्विक वितरण की बात करें तो वैश्विक स्तर पर यह पता होना चाहिए कि 2 प्रकार से भूकंप आता है, जो हम पढ़ ही रहे हैं। एक तो जो प्लेटें हैं, प्लेट के किनारे के सहारे, प्लेटों के जो किनारे हैं उनके सहारे आ रहा है। एक जो भ्रंश हैं, भ्रंशों के सहारे भी क्या है, भूकंप आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इसका जो वितरण किया गया है, ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण है। देखो इसमें मुख्य रूप से 3 पेटियां हैं भूकंप की, जहां पर इनका वितरण किया गया है। जो महत्वपूर्ण है, जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, वो है प्रशांत महासागरीय पेटी,
तटीय पेटी सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, 63% भूकंप यहाँ पे आते हैं। अमूमन आप समाचार पत्रों में सुनते रहते होंगे चिली, चिली, चिली का एरिया, कैलिफोर्निया, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, अलास्का, ठीक है ना, अलास्का, फिजी, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, इन इलाकों में अक्सर भूकंप की घटनाएं सुनी रहती हैं। चिली में तो निरंतर आते रहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में 63% भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी की अगर हम बात करें तो यह शुरू होती है, ध्यान रखें, केप वर्डे से शुरू होती है, केप वर्डे से शुरू होके आल्पस, काकिसस और हिमालय पर्वत तक, जो नवीन पर्वत है वहां तक चलती जाती है। भारत भी इसी क्षेत्र में है। विश्व के कुल भूकंप का 21% भूकंप इस क्षेत्र में आता है, ध्यान रखें। तो सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, जहां पर चिली, पे कैलिफोर्निया, अलास्का, फिजी, न्यूजीलैंड। भारत की बात करें तो भारत मध्य महाद्वीपीय पेटी में है, ठीक है ना, मध्य महाद्वीप, जहां 21% भूकंप आते हैं। एक अन्य पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी। तो ध्यान रखें, ये पूर्वी अफ्रीका से शुरू होगी, अटलांटिक के क्षेत्र, पूरी अफ्रीका अटलांटिक से होते हुए और भूमध्य सागर से होते हुए, और ये ध्यान रखें स्पिट्सवर्जन आइसलैंड से शुरू होते हुए बोबेट द्वीप तक, बोबेट द्वीप तक जाएगी ये मध्य अटलांटिक की जो बात है। और जो पूर्वी अफ्रीका, अदन की खाड़ी इत्यादि जो हैं वो अन्य क्षेत्र हैं जहां पर भी भूकंप आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन ही है। मध्य अटलांटिक पेटी जो है स्पिट्सवर्जन से होते हुए, आइसलैंड से होते हुए बोबेट द्वीप तक पहुंचती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है वो 21% भूकंप के साथ है, और साथ ही साथ प्रशांत महासागरीय जो महत्वपूर्ण है वो 63% भूकंप के साथ है। तो इस प्रकार से ये था भूकंप का जो इंट्रोडक्शन है। आपको कैसा लगा, और कुछ और जो आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, कौन सा प्रदेश किस जोन में है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के दृष्टिकोण से। भारत मानक ब्यूरो, ध्यान रखें, जो निर्धारण करता है जोनों का वो करता है भारत मानक ब्यूरो, निर्धारण करता है। भारत मानक ब्यूरो ने क्या किया है कि अभी तक भारत में कुल 5 जोन थे। कितने जोन थे? 5 जोन थे। सीरियल नंबर 1 को खत्म कर दिया है, ठीक है ना, 1 को खत्म कर दिया है, जबकि 2, 3, 4, 5 अब सिर्फ 4 ही जोन रह गए। तो जोन 1 को समाप्त कर दिया गया है। यह घटना जब 1993 का लातूर में भूकंप आया था, महाराष्ट्र के लातूर में, तो उसे ये कहा गया कि भारत का कोई भी क्षेत्र, भारत के सारे क्षेत्र क्या हैं, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हैं। तो इस दिशा से फर्स्ट को समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे पास जोन 2 बचा है, जोन 3 बचा है, और जोन 4 बचा है, और जोन 5 बचा है। अब ध्यान दें इन जोनों की क्या भूमिका है। जोन 2 में कम तीव्रता के भूकंप आएंगे, यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा आएंगे, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा आएंगे, और इसमें अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आएंगे। अब ये बताना है कि ये समझना है कि कौन किस जोन में है। तो जो केरला है, केरला को जोन 3 में रखा गया है, ठीक है ना, गोवा को भी जोन 3 में रखा गया है, ठीक है। गुजरात का जो क्षेत्र है जोन 3 में है, किंतु अभी आगे बात करेंगे जो कच्छ का रण है वो जोन 5 में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है वो जोन 3 में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल जोन 3 में है। पंजाब का अगर हम बात करें तो जोन 3 में है पंजाब। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र जोन 3 में है। मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र जोन 3 में है, ठीक है। बिहार की बात करें तो जोन 3 में है ये क्षेत्र भी। झारखंड भी जोन 3 में है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र भी जोन 3 में है, ठीक है। इसके साथ साथ उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो 3 में है, आंध्र प्रदेश का 3 में है, तमिलनाडु भी 3 में है, और कर्नाटका भी 3 में है। तो ध्यान रखें ये क्षेत्र जोन 3 में है। जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को रखा गया है जोन 4 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग रखा गया है जोन 4 में, ठीक है। दिल्ली रखा गया है जोन 4 में, दिल्ली भी जोन 4 में है, ठीक है। सिक्किम को जोन 4 में रखा गया है, ध्यान रखें, सिक्किम को जोन 4 में रखा गया है। नोएडा जो महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का नोएडा, वो रखा गया है जोन 4 में,
ठीक है, जोन 4 में रखा गया है। और ध्यान रखें, जो गंगा और यमुना के बीच का दोआब है, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है, उस दोआब को भी जोन 4 में रखा गया है। दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसे भी जोन 4 में रखा गया है। ध्यान दें, पश्चिमी तट जो महाराष्ट्र का है, पश्चिमी तट, ये जो तट है ये जोन 4 में है, ध्यान रखें। और साथ ही साथ राजस्थान जोन 4 में है, राजस्थान को जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, यमुना तट, पूर्वी दिल्ली, सहादरा, मयूर विहार, लक्ष्मीनगर, गुरुग्राम हरियाणा का और रेवाड़ी हरियाणा का, ये सारे के सारे जोन 4 में है। ध्यान रखें, ये लेटेस्ट अपडेट जो है। साथ ही साथ जोन 5 जहां पर अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना है, नॉर्थ ईस्टर्न का जो क्षेत्र है वो जोन 5 में है। जम्मू कश्मीर का कुछ जो हिमालयी क्षेत्र है वो जोन 5 में है। हिमाचल प्रदेश का जो हिमालयी क्षेत्र है वो जोन 5 में है। उत्तराखंड पूरा का पूरा जोन 5 में रखा गया है, पहले ये जोन 4-5 में था। कच्छ का रण, ध्यान रखें, कच्छ का जो रण है वो जो क्षेत्र रखा गया है जोन 5 में रखा गया है। नॉर्थ बिहार का जो हिमालयी क्षेत्र है वो जोन 5 में रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोन 5 में रखा गया है। तो समझ लीजिएगा कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो हिमालयी क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, उसे जोन 5 में रखा गया है। जो उससे थोड़ा ज़्यादा तीव्र नज़दीक का क्षेत्र है वो जोन 4 में रखा गया है, और जो जिसमें कम भूकंप आने की संभावना है जोन 2 में रखेंगे। और साथ ही साथ शेष जो हिस्से बचते हैं भारत के जिनका जिक्र नहीं किया गया, वो 46% भाग रखा गया है जोन 2 में, जहां भूकंप कम आएंगे। ठीक है ना, कम तीव्रता के भूकंप आने की संभावना है। तो इस प्रकार से अब मर्केली स्केल को हमने क्या बनाया है, आधार बनाया है। ठीक है, तो अब सिर्फ 4 जोन है कुल। सीरियल की दृष्टि से तो 2, 3, 4, 5 हैं, 5 तक हैं, लेकिन एक को समाप्त कर दिया गया तो कुल 4 जोन है। ठीक है ना।